हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी शायद 369 में। तो हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है लौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत आ जाते हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, इनको देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आदिकालीन गद्य साहित्य रहेगा, तो आप लोग उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है, लौकिक साहित्य क्या है। यह लोक संवेदना का साहित्य है। लोक द्वारा इसे बढ़ाने तथा प्रकट करने का कार्य है। इसके संरक्षण का दायित्व लोक द्वारा निभाया जाता है। इनमें से सभी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से सभी। लोक साहित्य क्या है। लोक साहित्य वह साहित्य होता है जो कि लोक की संवेदना से जन्म लेता है। उसे बढ़ाने का काम भी क्या करता है, लोक करता है। और उनके संरक्षण का दायित्व भी कौन करता है, लोक करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक इनका परिभाषा के रूप में आ जाएगा। ढोला मारूर दुआ किसकी रचना है, यहाँ पे ये बताना है। तो ढोला मारूर दुआ जो है कल्लोल का है, जगनीक का है, अज्ञात है, या फिर अज्ञात का अर्थ यहाँ पे हो जाता है कि जिसके कवि नहीं मिले रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कल्लोल आ जाता है। कहीं कहीं इसका नाम क्या मिलता है फ्रेंड्स, कुशल लाभ भी देखने के लिए हमको मिलता है। आगे हम देखें, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। ढोला मारूर दुहा का संबंध नहीं है, किससे नहीं है, इनमें त्रिकोणीय प्रेम को व्यक्त करने वाला काव्य है। राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसमें ढोला का विवाह 5 वर्ष मारवानी के साथ होता है। इसमें ढोला का मूल नाम साल्ह कुमार और मारवानी का पूर्ण नाम मारू है। तो मूल नाम जो है इनका नाम मारू है। इसका कौन सा जो है असत्य यहाँ पे नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है कुशल लाभ ढोला का जो विवाह होता है फ्रेंड्स 5 वर्ष में नहीं होता है बल्कि 3 वर्ष में। उस वक्त मारवानी कितने की रहती है, तो मारवानी उस वक्त 1.5 वर्ष की रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कागज नहीं कि मसी नहीं कि लिखता आलस थाई, कहा उन देश संदेश ना मोलई बढ़ही बिकाई। ये पंक्ति किसकी है, वसंत विलास के श्रवकाचार्य का है। और ढोला मारूर दुहा का इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति जो है ढोला मारूर दुहा की है। एक कहानी शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे कि, या फिर शुक्ल जी वाला बुक में तो नहीं, लेकिन ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ढोला मैं थोड़ा सा बताऊंगी फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ढोला का और मारवानी का जो है ना, पहले बचपन में ही विवाह हो जाता है। तो बचपन में विवाह हो जाता है तो एक गौना वाला रस्म होता है ना, शायद कि मतलब अभी तो नहीं पता, बट मतलब पहले होता था कि बचपन में शादी हो जाने के बाद, मतलब कि 10 साल 12 साल, मतलब कि लड़की जब तक यंग हो जाती है उसके बाद उनका गौना दे दिया जाता है, जिससे कि वो अपने ससुराल चले जाते हैं। शादी के बाद जो वो अपनी मम्मी के घर में ही रहती है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे मारवानी का जो है ढोला के साथ विवाह होता है। तो जब बचपन में जब उनका विवाह हो जाता है और उनके बाद जब वो लोग यंग हो जाते हैं, तो ये ढोला जो है ना वो भूल जाता है उनके विवाह के, उनको कोई बताता नहीं। लेकिन वहीं पे मारवानी जो रहती है ना, उनको उनके फैमिली वाले बताते हैं। इनका कहीं और शादी भी हो जाता है ढोला का, ठीक है। तो फिर वही जब ये दोनों यंग हो जाते हैं, यानी कि शादी करने के योग्य हो जाते हैं बोल सकते हैं, तो जब ये उनको लेने के लिए नहीं आते हैं तो मारवानी बहुत सारा लेटर लिख के देती है ढोला को कि मतलब वो उनको लेने के लिए आए या फिर इस तरह से बात करने के लिए। तो ढोला का जो एक दूसरा शादी वहाँ पे हुआ रहता है, उसका जो कुछ नाम रहता है फ्रेंड्स, उनकी जो एक और वाइफ रहती है मालवानी, ये इनका नाम है मालवानी, और उसका नाम है मारवानी। इनका नाम जो है, ये इनकी प्रेमिका जो है, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, मारवानी। यहाँ पे मारवानी है ना, तो यहाँ मारवानी, और उनकी जो वाइफ रहती है ना, तो उनका नाम यहाँ पे मालवानी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखने, मालवानी जो उनकी वाइफ रहती है और मारवानी जो उनकी प्रेमिका रहती है, ठीक है। तो वो मालवानी जो रहती है वो उनका प्रेम पत्र जो है ना उन तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, उनका लेटर उन तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, मालवानी नहीं देती है देने के लिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो वही वहाँ पे ये लिखती है कि मसी मतलब कि कागज़ नहीं है, कि मसी मतलब क्या है, स्याही नहीं है, कि लिखने में मतलब आपको आलस आ रहा है, ढोला को लिख रही है ये लेटर, कि या फिर कि उस देश में संदेश लिखना जो है, कि संदेश लिखना यहाँ पे मोलई, यानी कि उतना उस देश में मतलब जहाँ तुम रहते हो, क्या वहाँ पे संदेश लिखना इतना महंगा है। कहने का उसका मतलब होता है कि मैं जो तुमको इतने सारे लेटर लिख के दे रही हूँ, तुम कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे तुम स्याही नहीं है कि इंक नहीं है, फिर तुमको आलस आ रहा है, या फिर लेटर लिखना वहाँ पे महंगा है। तो कुछ इस तरह से बोलते हैं। लेकिन सच बात तो ये रहता है ढोला तक वो पत्र पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि मालवानी जो उनकी वाइफ रहती है ना, वो उन तक पहुँचने नहीं देती। लेकिन लास्ट में बोलता है हैप्पी एंडिंग होता है, तो वो लोग फिर मिल जाते हैं।
जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी है, इससे आपको ढोला मारो रे दुआ की कहानी भी याद रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ढोला मारो रे दुहा का मूल रूप जो है दोहे में मिलता है। यह दोहा श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में प्रफलित होता है। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा किसका, डॉक्टर नागेंद्र राम कुमार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 5वां नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा तो ये आ जाएगा डॉक्टर नागेंद्र का कथन है, ठीक है। 6ठा नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ढोला मारू रे दुहा के मालवानी मनोहर प्रसंग का समानता से पद्मावती के नागमती वियोग खंड से किया है। यानी कि एक तरह से ढोला मारू रे दुहा की जो प्रसंग है उसके नागमती वियोग खंड से बहुत ही मनोहर प्रसंग का वर्णन किसने किया है, यानी कि तुलनात्मक बात किया जा रहा है तो किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 6ठा नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये जो पंक्ति आप लोग को दिख रहा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री पर वसंत ऋतु के विलासितापूर्ण प्रभाव का मनोहर चित्रण निम्नलिखित में से किस रचना में है। तो यहाँ पे जो है ढोला मारू रे दुहा, वसंत विलास, चंदायन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वसंत विलास का आ जाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के अधिक्य के कारण नहीं सुन पाए। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इन सब कृतियों को अपने इतिहास में जगह नहीं दिया, तो यहाँ पे ये कथन किसका है जो कि डायरेक्टली आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ उनको रासो ग्रंथ ही दिखा जिसमें कि तलवार की झंझनाहट थी और उनको ये चीज़ नहीं दिखा। यानी कि वसंत विलास को लेकर ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जा रहा है। तो ये किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर यहाँ पे राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या फिर बच्चन सिंह। ये कथन किसका है, डॉक्टर नागेंद्र का है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो एक्सप्लेन करने का रहेगा फ्रेंड्स मैं वो जरूर कर दूंगी। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारे, वसंत विलास में राउर वेल के श्रृंगार भाव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। तो ये कथन किसका, डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा तो ये आ जाएगा डॉक्टर नागेंद्र का ही कथन है। अगला हम देखेंगे 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को किसने कवियों का महाकवि और कवियों में राजकुमार कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ईश्वरीय प्रसाद, माता प्रसाद या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसने, ईश्वरीय प्रसाद ने कहा। आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि राम कुमार वर्मा जी जो है अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि मानते हैं और अमीर खुसरो ने दिल्ली के बोलते हैं ना कि 11 राजाओं का उत्थान और उनके पतन को देखा है, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सबको उन्होंने देखा। यानी कि 11 राजाओं का बोलते हैं ना कि आरोहण देखा है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 11 नंबर कि खुसरो को किस विद्वान ने मेघावी एवं सुकुमार कवि कहा है, मेधावी और सुकुमार कवि कहा है। तो ये किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, खुसरो की किस रचना में गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए किया गया था। यानी कि इस ग्रंथ को क्या कोश ग्रंथ भी बोला जाता है। तो बताइए आप लोग को कि आप लोग को यहाँ बताना ये किसका है, मतलब कौन से ग्रंथ को लेकर बोले जा रहा है। तो खालिक बारी, नूर सिपहर, पहेली मुकरियाँ। तो ये खालिक बारी के लिए बोला जा रहा है। नूर सिपहर जो है इसमें भारतीय बोलियों का विस्तार किया गया और साथ ही तुगलक वंश और खिलजी वंश के जो समय की जो सामाजिक परिस्थिति थे उनके विषय में भी यहाँ पे इसमें एक तरह से विषय बनाकर इनमें जानकारी दी। पहेलियाँ तो आप लोग को पता ही होगा, मुकरियाँ भी इनका पता ही हो। मुकरियाँ का अर्थ होता है ना, पहेली मतलब होता है ना कि एक पहेली
मतलब एक मतलब पहले आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, मैं मेरे को अभी ख्याल नहीं आ रहा कि मैं कौन सा एग्जाम्पल हाँ, एक थाल मोती से भरा जिसके सर पर आंधा धरा चारों थाल घूमे, ये मतलब आकाश का जो होता है ना, एक उसमें मुकरियाँ मतलब कुछ बोल के मुकर जाना, तो वो मुकरियाँ आ जाती है। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदि काल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। यह कथन किसका है यहाँ पे बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और बच्चन सिंह। तो ये कथन किसका है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि इन्होंने पहली बार मनोरंजन काव्य लिखा आदिकाल में। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व ना दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियाँ साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगे। तो अंग रहेंगे, ये कथन किसका है, यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो ये कथन किसका हो जाएगा, हमारा 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र लौकिक साहित्य में आप लोग देख रहे हैं कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही इन्होंने मतलब बातें कही है इसमें। तो आगे यहाँ पे देखेंगे विद्यापति के गुरु का नाम क्या है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित हरि मिश्र या फिर पंडित नरोत्तम दास, या फिर यहाँ पे आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा सही आंसर, तो इसका जो हो जाएगा पंडित हरि मिश्र, इनके गुरु का नाम है। और आप लोग को शायद पता होना चाहिए विद्यापति के बारे में फ्रेंड्स कि काफ़ी विद्यापति का जन्म जो है 1350 ईस्वी में हुआ है, सर्वमान्य मत है। और 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में थे, और इनके पिता का नाम जो था गणपति ठाकुर थे, और इनकी माता का नाम हंसानी देवी था, और इनके गुरु पंडित हरि मिश्र हैं। और ये आश्रदाता की बात करेंगे तो शिव सिंह और कृति सिंह के ये क्या थे, आश्रदाता कवि थे। इन्हें मतलब बहुत तरह की उपाधियां दी गई है, और हम बोल सकते हैं कि कवि शेखर, अभिनव जयदेव, मैथिली कोकिल, कवि खेलावन, पंचानन, पंचदेवोपासक, बहुत सारे मतलब इनको उपाधियों से नवाजा गया, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सब। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है, शुक्ल ने, बच्चन ने, या फिर यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने। तो बच्चन ने इसको कहा है रूप का कवि, अपरूप का कवि, और इसके साथ साथ जो है जातीय कवि भी इन्होंने कहा है इसको। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन कि विद्यापति को जो है पंचदेवोपासक की उपाधि किसने दी, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने जो है से पंचदेवो, शास्त्री जी क्या करते हैं, पंचदेव रहते हैं ना, तो ऐसे डिकोड करके भी इसको याद रख सकते हैं। मैं ना फ्रेंड्स रटने से ज़्यादा डिकोड करके ही याद रखती हूँ, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इसे पंचानन की उपाधि दी है, और शिव सिंह ने इसको जो है अभिनव जयदेव की उपाधि दी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्यापति श्रृंगारिक कवि मानने वाले में नहीं है। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मतलब कौन है जो नहीं मान रहा है, शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और श्याम सुंदर दास। तो इसका कौन सा हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। ये इसको क्या मानते हैं, भक्त कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी आते हैं, वो भी इनको क्या होते हैं, भक्त कवि ही मानते हैं। तो ये सब जो यहाँ से आ जाते हैं ये श्रृंगारिक कवि मानने वाले में। इसका मैंने एक ट्रिकी वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा, जिसने भी नहीं देखा मैंने इसका ट्रिक भी बना के बताया है, मैंने उनको लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे फिर यहाँ पे देखेंगे विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान नहीं है। कौन है जो रहस्यवादी नहीं मान रहे, जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ब्रजनंद सहाय। तो 19 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ब्रजनंद सहाय। ये क्या मानते हैं, ये भक्त कवि मानते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऊपर में मैंने यहाँ पे जो बताया ब्रजनंद सहाय और श्याम सुंदर दास, ये सब इसको भक्त कवि मानते हैं। यहाँ पे जो बाकी ये सब रहस्यवादी कवि मानते हैं। अगला हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना विद्यापति की संस्कृत भाषा में बताना, शैव सर्वश, गंगा वाक्यावली, लेखनावली, दान पत्तलक। इसमें से जो है सभी जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 21 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की किस रचना को भृंगी संवाद में माना है, कृति लता को, कृति पातका, पदावली को, या फिर इनमें से कोई। तो यहाँ पे ये जो है कृति लता को कहा है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन हो गया।
और इन्होंने कृति लता को ही कहानी कहा है फ्रेंड्स, ठीक है। विद्यापति ने खुद कृति लता को कहानी में, ये वाला नो है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ध्यान दे लीजिएगा, किसने कहा है कहानी, तो इसने विद्यापति ने खुद ने कहा है अपनी उस रचना को, कृति लता को। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कृति लता की भाषा को किसने पूर्वी अपभ्रंश, टकसाली अपभ्रंश कहा है। तो यहाँ पे बताना किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी फ्रेंड, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। तो किसने कहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 22 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर हम देखेंगे, विद्यापति का कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा। कृतिलता, कृतिपद का, पदावली, गोरक्ष विजय। तो पदावली के कारण ये सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा, इसी के कारण इसे भक्त कवि, श्रृंगारिक कवि और रहस्यवादी कवि और बहुत सारी उपाधियां इनकी सिद्धि के लिए, मतलब प्रसिद्धि के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट यही रहा है इनकी पदावली, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा इसमें बात करें इनकी पदावली को लेकर, जो यहाँ पे, हाँ इनकी पदावली नहीं फ्रेंड्स, सॉरी ये गोरक्ष विजयी को लेकर मैं थोड़ा सा यहाँ, इसका आंसर सही पदावली होगा। गोरक्ष विजयी को लेकर बोलेंगे तो इनका जो है गद भाग जो है संस्कृत में लिखा गया, पद भाग जो है मैथिली में लिखा गया, लेकिन बोला ऐसा भी जाता है कि संस्कृत, मैथिली और प्राकृतिक तीनों भाषा में मतलब इनका इसमें मिश्रण मिलता है। और इनको लेकर एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आ जाता है फ्रेंड्स कि मिश्र बंधु ने जो है इसी नाटक के कारण जो है हिंदी का प्रथम नाटककार माना किसे, विद्यापति को ही, ठीक है। तो यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति, उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। कथन किसका है, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कौन है, श्याम सुंदर। और श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण जी क्या है, प्रेम में ओतप्रोत है। तो यहाँ से इसको कोडिंग करके याद रख लीजिए, ये वाला कथन याद रह जाएगा। आगे हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा कि विद्यापति कृति लता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट सा कोटेशन है कि जहाँ पे ये परंपरा का समर्थन करते हैं वहीं पे दूसरी चीज़ों में वो परंपरा को तोड़ रहे हैं। ये कथन किसका है यहाँ पे बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और यहाँ पे बच्चन सिंह का है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यहाँ पे गुलाब रॉय का है, ठीक है। तो ये कथन किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चन सिंह का कथन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ 25 क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग, और इस वाले PDF में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हो गए हैं। 1-2 दिन का और इसमें क्वेश्चन डाल के मैं आप लोग को टेलीग्राम पे PDF दे दूंगी, आप लोग उनको सॉल्व करके देखिएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद है। अगर आप लोगों को आंसर की तो इसको यहाँ देखने के बाद मिल ही जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसमें पेपर में लिख के हो सकेगा तो अलग अलग करके दे दूंगी, तो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। और एक मेरी सिस्टर बोल रही थी कि जैसे कि हमारा कहानी, उपन्यास, नाटक है उस पर भी MCQ करवा दीजिएगा। मैं तो कोशिश करूँगी फ्रेंड्स ज़रूर करवाने का, लेकिन आप लोग जो ये मतलब क्लास टॉपिक वाइज देख रहे हो MCQ वाला, तो इसको मैं मतलब कि आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ के दीजिएगा तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और आप लोग को समझ में भी आएगा कि कितना हमको याद है और कितना याद नहीं है, ठीक है। तो तब अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।